BP304TT. Today we will have insights into cellular adaptations to stress. In this video, I have covered about hypertrophy, atrophy, hyperplasia, metaplasia and dysplasia. सो सेल्यूलर अडेप्टेशन क्या है? तो जब भी स्ट्रेस या स्टिमुलाई आता है तो जो सेल जो है उस स्ट्रेस को ओवरकम कर लेता है बाय अडेप्टेशन. अभी अडेप्टेशंस एक तरीके के रिवर्सिबल चेंजेस है. क्या है रिवर्सिबल चेंजेस? जैसे कि जो सेल्यूलर चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे? इधर वो सेल है वो अपने नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज कर देगी, इधर साइज में कुछ चेंज करेगी या फिर फिनोटाइप चेंज करेगी, ईदर चेंजेस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फंक्शंस. ठीक है. सो जो जब भी स्ट्रेस आता है, ठीक है, स्ट्रेस या स्टिमुलाई आने पे सेल क्या करता है? उस स्ट्रेस को ओवरकम करता है बाय सेल्यूलर अडेप्टेशन से सेल्यूलर चेंजेस. एंड सच सेल्यूलर चेंजेस में हैव सेवरल डिस्टिंक्ट फॉर्म्स. ठीक है. जो भी अडेप्टेशन हो रहा है, सेल खुद के अंदर क्या कर रही है? कुछ चेंजेस कर रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई सेल अपना साइज को इंक्रीज कर देता है. बेसिकली जो अडेप्टेड सेल है उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. और जैसे ही उस स्टिमुलाई का विड्रॉवल हो जाता है, स्ट्रेस विड्रॉ हो जाता है, तो वो जो अडेप्टेड सेल है वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. सो एग्जाम्पल क्या क्या है? हाइपरट्रॉफी में क्या हो जाता है? बेसिकली सेल या जो ऑर्गन है उसका साइज बढ़ जाता है. एट्रोफी में जो ऑर्गन या टिश्यू है उसका साइज या नंबर कम हो जाता है. जो हाइपरप्लेशिया है उसमें सेल के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. सो विल डिस्कस दिस ऑल वन बाय वन. ठीक है. अभी सेल्यूलर अडेप्टेशन जब होते हैं तब कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है. सो फिजियोलॉजिकल चेंज क्या है? जब भी कोई रेगुलर स्टिमुलाई आया, नॉन हार्मफुल स्टिमुलाई आया, तो बॉडी उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में कुछ नॉर्मल रिस्पॉन्सेज देती है. सो दैट इज नथिंग बट फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस. अभी पैथोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या है? जब भी स्टिमुलाई, हार्मफुल स्टिमुलाई, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के केस में नॉन हार्मफुल स्टिमुलाई था, इसके केस में इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन दैट इज हार्मफुल स्टिमुलाई और उसके अगेंस्ट में बॉडी है वो उसको रिस्पॉन्स देता है बाय एबनॉर्मल चेंजेस इन द सेल या टिश्यू, एंड दैट इज नथिंग बट पैथोलॉजिकल अडेप्टेशंस. सो फर्स्ट इज हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी एक टाइप का अडेप्टेशन है जिसमें टिश्यू और ऑर्गन की साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स. बेसिकली इसमें सेल्स का साइज इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है. क्या इंक्रीज हो रहा है? साइज. सो हाइपरट्रोफाइड ऑर्गन हैज नो न्यू सेल्स, क्योंकि सेल्स के नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है और सेल्स का क्या ही इंक्रीज हो रहा है? सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है. सो अभी नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी अभी सेल का साइज, सेल एनलार्ज क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. बेसिकली जो सेल के अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है उनका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है. बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ मोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, जो क्या कर रहा है? सेल को एनलार्ज कर रहा है. ठीक है. सो अभी नेक्स्ट इज कॉजेस. अभी दो तरीके के कॉजेज होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस. तो फिजियोलॉजिकल चेंज एक तरीके का नॉर्मल चेंज है या नेचुरल चेंज है. ठीक है. सो उसमें एग्जांपल है स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाना ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग. जो भी बॉडी बिल्डर्स है या एथलीट्स वगैरह है जो वेट लिफ्ट करता है, ठीक है, जिसके बाद क्या होता है? उनके जो स्केलेटल मसल्स है उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है. बेसिकली स्केलेटल मसल्स के अंदर जो टिश्यूज वगैरह है उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल्स है उनमें क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी, एनलार्जमेंट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस और ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स. अभी सेल्स का साइज इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होगा? एनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस एंड ब्रेस्ट. सो नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन से आई कैन से एबनॉर्मल चेंजेस. ठीक है. जो स्केलेटल मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो रही थी दैट वाज अ नॉर्मल चेंज, बट अभी जो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी होगी दैट इज एन एबनॉर्मल चेंज. ठीक है. सो फर्स्ट इज हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल. कार्डियक मसल की हाइपरट्रॉफी क्यों होती है? तो बेसिकली जो हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाल्व है तो जो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स की क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी. कार्डियक मसल एनलार्ज हो जाते हैं. ठीक है. और ये जो चेंज है वो जनरली बीपी वगैरह के पेशेंट्स, जो ब्लड जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें ये चेंज ज़्यादा देखने मिलता है. ठीक है. और इसको हम लोग एओर्टिक स्टेनोसिस भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स. अभी हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर में कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स होता है. ठीक है. सो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके साइज इंक्रीज हो जाती है. अभी साइज क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन. सो ये यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन एक कंडीशन है जिसमें यूरेथ्रा दैट मीन्स एक ट्यूब जो है, यूरेथ्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जो कि यूरिन को
आउट ऑफ द बॉडी पास आउट करता है, ठीक है। जो यूरेथ्रा है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर में जो वेस्ट होगा, जो यूरिन होगा, वो उसका स्टोरेज ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स की साइज इंक्रीज होगी, दैट विल लीड टू हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स। तो अभी लास्ट इज मैकेनिज्म की बात करें तो जनरली ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो सेल्स है उनकी फंक्शनल डिमांड बढ़ जाती है और वर्कलोड भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या होने लगता है, एनलार्ज होने लगता है। बेसिकली उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है उनका फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है, दैट विल लीड टू सेल एनलार्जमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज दूसरा मैकेनिज्म क्या है, एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। अभी इनका एक्टिवेशन क्यों होगा, तो बेसिकली जो एंजियोटेंसिन 2 है, एंडोथेलिन है, ये एक तरीके के हाइपरट्रॉफी एगोनिस्ट। अभी एगोनिस्ट का क्या मतलब है, जो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हाइपरट्रॉफी को क्या करे, स्टिम्युलेट करे या इंड्यूस करे, ठीक है। सो एंजियोटेंसिन 2 और एंडोथेलिन के प्रेजेंस में हाइपरट्रॉफी क्या होगा, स्टिम्युलेट होगा, ठीक है। सो एंजियोटेंसिन 2 और एंडोथेलिन के प्रेजेंस में हाइपरट्रॉफी इंड्यूस होगा। अभी ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज एक्टिवेट करते हैं, जो कि फर्दर रिसेप्टर्स और कुछ एक्सप्रेशन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि क्या करेंगे, सेल को एनलार्ज करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरट्रॉफी, जिसमें क्या हो रहा था, सेल्स की साइज, जो टिश्यू और ऑर्गन है उनकी साइज इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। So next is hyperplasia. Hyperplasia is another type of adaptation जिसमें सेम ऑर्गन और टिश्यू का साइज बढ़ेगा। अभी हाइपरट्रॉफी में भी ऑर्गन और टिश्यू का साइज बढ़ रहा था, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा था। अभी इसमें हाइपरप्लेशिया में सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा, सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गन और टिश्यू, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे। सो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ कि हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा था, ऑर्गन और टिश्यू का साइज इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। इसमें ऑर्गन और टिश्यू का साइज या मास इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर, सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में कोई भी नए सेल्स नहीं बनेंगे, ठीक है, नंबर, सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा। और हाइपरप्लेशिया में सेल की साइज इंक्रीज नहीं होगी, सेल का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। सो आई होप सो डेफिनेशन इज क्लियर। तो नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाइपरप्लेशिया, ठीक है। सो सेम कॉजेस वही है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे। अभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है, एक तरीके के नॉर्मल चेंजेस या नॉर्मल रिस्पॉन्सेज। एग्जाम्पल इज हार्मोनल हाइपरप्लेशिया। तो बेसिकली जब भी प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन वगैरह होता है, तब क्या होता है कि हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल चेंज। बेसिकली एस्ट्रोजन वगैरह के लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया, ठीक है। सो हार्मोनल हाइपरप्लेशिया ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, सो हार्मोनल स्टिम्युलेशन होगा, एक्सेसिव एस्ट्रोजन का स्टिम्युलेशन होता है ड्यूरिंग दिस कंडीशंस, एंड दैट लीड टू एक्टिवेशन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स दैट विल प्रमोट सेल डिवीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट पैथोलॉजिकल चेंज क्या है, एब्नॉर्मल चेंज क्या है, तो उसका एग्जांपल है एंडोमेट्रिया का हाइपरप्लेशिया। भी एक्सेसिव एस्ट्रोजन का स्टिम्युलेशन हो जाता है एंडोमेट्रिक हाइपरप्लेशिया के केस में, जिसमें दैट मे लीड टू इरिटेशन और इंजरी, ठीक है। इसमें परसिस्टेंटली एस्ट्रोजन का स्टिम्युलेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, दैट एक्टिवेट्स प्लोरिफरेटिव पाथवेज, ठीक है। सो दिस इज हार्मफुल एंड समटाइम्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया मे लीड टू एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। अभी मॉर्फोलॉजी क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है और जिसके कारण एनलार्ज हो रहा है, अफेक्टेड टिश्यूज या ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं, एनलार्ज हो रहा है, ठीक है। जो भी फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रिया है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ज़्यादा हार्मोन्स, एक्सेसिव हार्मोन का स्टिम्युलेशन की वजह से जो ऑर्गन्स है, अफेक्टेड ऑर्गन बेसिकली क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपरप्लेशिया। सो थर्ड इज एट्रोपी। एट्रोपी एक टाइप का अडेप्टेशन है जिसमें ऑर्गन और टिश्यू की साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। अभी तक अपन ने जो पढ़ा हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया, जिसमें क्या हो रहा था, ऑर्गन और टिश्यू की साइज इंक्रीज हो रही थी, ये उसका ऑपोजिट है। एट्रोपी में क्या होगा, ऑर्गन और टिश्यू की साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो सेल का साइज है और नंबर, इसमें दोनों ही साइज और नंबर दोनों ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गन और टिश्यू की साइज रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखें, सो मॉर्फोलॉजी में क्या है कि जो सेल का साइज रिड्यूस हो रहा है, ऑर्गन का साइज भी रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेस, कॉजेस में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सेम। फिजियोलॉजिकल चेंज में फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे जैसे फीटल का डेवलपमेंट होता है वैसे जो थायरोक्लोसल डक्ट है वो रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। सो एट्रोपी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। सेकेंड इज ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ के दौरान एजिंग की वजह से जो थाइमस ग्लैंड है उसका इन्वॉल्यूशन होता है। बेसिकली इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है श्रिंकेज। जो थाइमस ग्लैंड है वो एकदम श्रिंक होने लगती है, ठीक है। और एट्रोपी जो ब्रेन, गोनाड्स या हार्ट वगैरह की साइज क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल है कि जो चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी के बाद जो यूटेरस वगैरह एकदम श्रिंक होने लगता है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रोफी। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली एपोप्टोसिस, सेल डेथ होता है, एंड रिड्यूस सेल प्रोलिफरेशन, जो सेल का प्रोलिफरेशन है वो कम होने लगता है ड्यू टू, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस कम होने लगता है, डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सेल का प्रोलिफरेशन कम हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल चेंजेस, कौन से एबनॉर्मल चेंजेस होता है। सो फर्स्ट इज मसल की एट्रोफी, कुछ मसल्स जो यूज में नहीं आते, ठीक है, और या फिर प्रोलॉन्ग रेस्ट करने की वजह से ऐसे कोई कंडीशंस में जो मसल्स है उनका यूज नहीं हो पाता प्रॉपर, तो ड्यू टू डिसयूज ये मसल की क्या हो जाती है, एट्रोफी, मसल की साइज कम हो जाती है, ठीक है। सो एग्जांपल इज इमोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट, बेसिकली जो लीम मसल्स होते हैं उनकी मोबिलिटी लूज हो जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट वाज मसल एट्रोफी, सेकेंड इज डीनर्वेशन एट्रोफी, बेसिकली नर्व्स में डैमेज की वजह से मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी, मसल्स की साइज कम हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल इज पोलियोमाइलाइटिस। थर्ड इज इस्चेमिक एट्रोफी। सो इसमें क्या होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन की वजह से जो ब्रेन में कैरोटिड आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में प्रॉपर ब्लड या ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन का श्रिंकेज होने लगता है, ठीक है, ब्रेन का साइज रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस का जनरलाइज मैकेनिज्म क्या है, वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से सिंथेसिस कम होता है सेल्स का और प्रोटीन्स का, और ब्रेकडाउन ज्यादा होता है सेलुलर कंपोनेंट्स का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल की साइज रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एट्रोफी। अब नाउ विल सी मेटाप्लेशिया। सो नेक्स्ट इज मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया इज अ टाइप ऑफ चेंज, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन जिसमें एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्क्वेमस एपिथेलियम सीलिएटेड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर सीलिएटेड कॉल्यूमनार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और कॉल्यूमनार वापस से सीलिएटेड में हो जाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, जिसमें एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज, तो वही सेम फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। अभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस का एग्जांपल है स्क्वेमस मेटाप्लेशिया, जो कि किधर होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किसमें होता है, स्मोकर्स में, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। स्क्वेमस मेटाप्लेशिया इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अभी क्या होता है कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई में क्या होता है, सिलेटेड कॉल्यूमनार सेल्स होते हैं। अभी स्मोकर्स के केस में ये जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव स्मोकिंग करने की वजह से ब्रोंकाई डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो मेनली क्या डैमेज होगा, तो बेसिकली ब्रोंकाई में जो सिलेटेड कॉल्यूमनार सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी एज ए नेचुरल रिस्पॉन्स क्या करेगा कि उन कॉल्यूमनार सेल्स को कन्वर्ट कर देगा स्क्वेमस सेल्स में। अभी ये कन्वर्जन क्यों किया, टू प्रिवेंट डैमेज टू सीलिया, सीलिया को डैमेज ना हो इसकी वजह से इन केस ऑफ स्मोकर्स जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में सीलिएटेड कॉल्यूमनार सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम में, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेशिया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिसका एग्जाम्पल है कोल्यूमनार मेटाप्लेशिया, ठीक है, जो कि होता है जीईआरडी में। जीईआरडी इज गैस्ट्रिक इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, और कोल्यूमनार मेटाप्लेशिया को हम लोग बैरेट्स इसोफेगस भी बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा ब्रीफली बताती हूँ। कॉल्यूमनार मेटाप्लेशिया, इसको गॉबलेट सेल मेटाप्लेशिया भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कॉल्यूमनार सेल्स में होते हैं गॉबलेट सेल्स जो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, ठीक है, और इसको बैरेट्स इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। अभी जीईआरडी गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, बेसिकली होता क्या है कि जीईआरडी में जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉल्यूमनार एपिथेलियम में, दैट इज वाई इसको बोलते हैं कॉल्यूमनार मेटाप्लेशिया, ठीक है। अभी जीईआरडी डिजीज में मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इसोफेजियल का लोअर स्पिंक्टर होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक में से एसिड अभी किधर जाने लगेगा, इसोफेगस में। अभी इसोफेगस में एसिड जाएगा तो वो एसिडिक एनवायरमेंट हो जाएगा, एसिडिक एनवायरमेंट इसोफेगस में इरिटेशन कॉज करेगा, ठीक है। अभी इसोफेगस में होता है स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स में क्या होगी, इरिटेंसी कॉज होगी, दैट इज वाई उसको कन्वर्ट कर देगा बॉडी इनटू कॉल्यूमनार सेल्स, ठीक है। सो जो कॉल्यूमनार सेल सिक्रीट होंगे वो भी क्या सिक्रीट, कॉल्यूमनार सेल प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या सिक्रीट करने वाले, म्यूकस, जो कि क्या प्रोटेक्ट करेगा इसोफेजियल लाइनिंग को। सो हियर द प्रेजेंस ऑफ न्यू सेल टाइप रिप्लेसेस द ओरिजिनल सेल टाइप, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में वही है कि चेंज इन सेल टाइप, जो एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है, दैट इज इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। लास्ट इज डिस्प्लेशिया। डिस्प्लेशिया द सिंपली मीन्स डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, सेलुलर डेवलपमेंट प्रॉपर हो नहीं पाता। जनरली हम लोग को एपिथेलियल सेल्स में ये देखने मिलता है। सो एपिथेलियल डिस्प्लेशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड साइटोलॉजिक चेंजेस। मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो जनरली सेल साइज और शेप में वेरिएशन आ जाता है, तो इसको प्लियोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू आर्किटेक्चर इंक्रीजेज द माइटोटिक एक्टिविटी एंड एबनॉर्मल माइटोसिस, ठीक है। बेसिकली सेल साइकिल अफेक्ट हो जाती है, सेलुलर डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है इन केस ऑफ डिस्प्लेशिया। कॉजेज क्या है, तो उसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो सर्वाइकल डिस्प्लेशिया ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, और मैकेनिज्म की बात करूँ तो पर्सिस्टेंट इन्फ्लामेशन की वजह से म्यूटेशंस कॉज हो सकते हैं, दैट लीड्स टू ऑल्टरेशन इन सेल साइकिल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेशिया। So I hope कि cellular adaptations to stress is clear to you.